हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है शिवम और मैं आज आपको कराऊंगा मोल कंसेप्ट्स के न्यूमेरिकल्स। अच्छा, तो न्यूमेरिकल्स की वीडियो बनाने की ज़रूरत क्या है? क्यों न्यूमेरिकल्स करें? क्या इसके बिना हम आईआईटी जेईई या कोई और कंपटीशंस को निकाल नहीं सकते? जी बिल्कुल निकाल सकते हो, बट डिपेंड करता है कि आपकी अप्रोच कैसी है। तो देखिए, दो बातें आपको समझना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक जिस तरीके से किसी भी चीज़ को जब आप पढ़ते हैं तो उसमें दो चीज़ें होती हैं, एक इंफॉर्मेशन और एक नॉलेज। देखिए, आप जो भी पढ़ते हैं वो होती है इंफॉर्मेशन। जब आप इंफॉर्मेशन को अप्लाई करना सीख जाते हैं तो वो आपकी हो जाती है नॉलेज। ठीक इसी तरीके से किसी भी कंपटीशन को क्रैक करने के लिए या किसी भी पर्टिकुलर एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए आपको दो चीज़ों की ज़रूरत होती है, या किसी भी सब्जेक्ट में देखा जाए तो जनरली दो तरह की चीज़ें पाई जाती हैं। फर्स्ट थ्योरी, सेकंड न्यूमेरिकल्स। थ्योरी के लिए आप बुक्स पढ़ते हैं और वीडियोस देखते हैं जनरली। तो थ्योरी से हमें फ़ायदा क्या होता है? थ्योरी से हमें एक चीज़ मिलती है, वो होते हैं कंसेप्ट्स। जनरली साइंस में तो हम कह सकते हैं कि हमारे क्या क्लियर होते हैं? कंसेप्ट्स। किन्हें पढ़ने से? थ्योरी को पढ़ने से हमारे कंसेप्ट्स क्लियर होते हैं। लेकिन वो कंसेप्ट जब लगाते हैं, हम जब अप्लाई करते हैं, जब उन कंसेप्ट को हम, तब हमें पता चलता है एक्चुअली में कि ये कंसेप्ट्स लग कैसे रहे हैं चीज़ों पे। और वो सब हम कहाँ देखने को मिलता है? हमें न्यूमेरिकल्स में मिलता है। और न्यूमेरिकल्स में जब हम इन कंसेप्ट्स को लगाते हैं तो सबके लगाने का तरीका अलग होता है, और उसी तरीक़ों को हम कहते हैं अप्रोच। तो न्यूमेरिकल के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है? न्यूमेरिकल के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है आपकी अपनी अप्रोच कैसी है। आप न्यूमेरिकल को किस नज़रिए से देखते हैं, आप उसमें कैसे कंसेप्ट्स को अप्लाई करते हैं। तो यही सब चीज़ें हैं जो ज़रूरी हो जाती हैं किसी भी न्यूमेरिकल्स को करने से पहले और न्यूमेरिकल्स को समझने के लिए। आपसे कोई भी कंपटीशन थ्योरी के साथ साथ न्यूमेरिकल क्यों पूछता है? इसीलिए पूछता है ताकि वो आपकी अप्रोच को देख सके, आपकी अप्रोच को समझ सके कि आप जो चीज़ें पढ़कर आए हैं उसको अप्लाई कैसे करते हैं। बस आपने पढ़ी हैं चीज़ें या उन्हें अप्लाई करना भी आता है? तो इसीलिए आपकी अप्रोच बहुत मायने रखती है किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए। तो मैं यहाँ न्यूमेरिकल की वीडियो बनाने जा रहा हूँ, जिससे आईआईटी जेईई के कंपटीशन के ऊपर। ठीक, तो इससे क्या होगा? क्या मेरी न्यूमेरिकल वीडियो देखने से आपका आईआईटी जेईई निकल जाएगा? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। तो क्या होगा? आपका कोई और कंपटीशन निकल जाएगा? जी बिल्कुल नहीं। तो क्यों बना रहा हूँ मैं ये वीडियो? देखो दोस्तों, मैं वीडियो बना रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को एक डायरेक्शन देने के लिए कि आप लोगों को न्यूमेरिकल में अप्रोच कैसे लगानी है। और अगर आपको मेरी अप्रोच अच्छी लगे तो मेरी अप्रोच लगाइए, या फिर मेरी अप्रोच से अपनी अप्रोच डेवलप कीजिए न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने में। मैं एक पर्टिकुलर डायरेक्शन आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप अपना टाइम जो है सही जगह इन्वेस्ट करें, चाहे वो बुक्स में पढ़कर करें या किसी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ में करें ज्वाइन। बट जहाँ भी आप अपना टाइम इन्वेस्ट करें तो वहाँ पे आपका टाइम बिल्कुल सही और अच्छे न्यूमेरिकल्स पे जाए। ये नहीं कि आप लगे पड़े हो एक तरह के न्यूमेरिकल्स करने में, तो इसमें आपका ही घाटा है। बस इसीलिए मैं आपको एक न्यूमेरिकल वीडियो बना रहा हूँ, जिससे आपको एक आइडिया हो जाएगा कि किस तरह के न्यूमेरिकल्स में हमें अप्रोच करनी है और किस तरह के न्यूमेरिकल्स हमारे सिलेबस से रिलेटेड हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, और किस तरह की चीज़ें हमें छोड़नी है। इसमें बड़े बच्चे कन्फ्यूज़ रहते हैं कि क्या चीज़ करें और क्या चीज़ छोड़ें। तो यही चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी भी एग्ज़ाम में न्यूमेरिकल्स को करने के लिए और किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। तो चलिए, आज मैं आपको सिखाता हूँ मोल कंसेप्ट के न्यूमेरिकल्स को कि मैं कैसे अप्रोच करता हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो आप उस तरह से अप्रोच कर सकते हैं, वरना अगर आपको कोई और अप्रोच करने के अच्छे तरीके मिलते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। तो चलिए, मोल कंसेप्ट। सबसे पहले मैंने आपको कुछ बेसिक्स बातें बताई थी, चलिए उस बेसिक बातों पे एक थोड़ा सा नज़र डाल लेते हैं। पहली बेसिक बात मैंने ये बताई थी कि मोल जो है वो एक नंबर है और उस नंबर की वैल्यू 6.022 × 10⁻23
है। और जो है 1 मोल किसी के भी साथ जुड़ सकता है, यानी किसी भी एंटिटी के साथ लग सकता है। और वो एंटिटी जो है एटम हो सकती है, मॉलिक्यूल हो सकता है, या आयंस हो सकता है, या और भी बहुत कुछ। ठीक, वो एंटिटी कुछ भी हो सकती है। 1 मोल किसी के भी साथ एसोसिएट हो सकता है क्योंकि वो एक नंबर है। तो एक बात हमने ये बताई, और इस नंबर को जिन्होंने डिस्कवर किया था उनका नाम था एवोगैड्रो। तो इसलिए इसको एवोगैड्रो नंबर भी कहते हैं। पहले इसको डिनोट किया जाता था Na से, बट अब इस डिनोशन को हटा दिया गया है और नई डिनोशन यूज़ करते हैं और इसको यूज़ करते हैं N0 से। तो ये एक 1 मोल एक नंबर है। इस नंबर को नाम दिया है एवोगैड्रो नंबर क्योंकि इसको एवोगैड्रो ने बताया था। ठीक है, जान लिया। इस नंबर की खास बात क्या थी वो भी मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमारे पास O2 गैस है तो इसका मोलिकुलर मास अगर हम निकालें तो 32U आता है। अगर हम यहीं पर किसी भी एटॉमिक मास को ग्राम में अगर लाते हैं तो उसके अंदर जो एंटिटीज़ होती हैं वो 1 मोल एंटिटीज़ होती हैं। देखिए, ये O2 गैस है, O2 में ये क्या है, O2 मॉलिक्यूल है, और ये 32U है। अगर मैं इसको 32 ग्राम लेके चलूँ तो इसके अंदर क्या होगा, 1 मोल ऑक्सीजन गैस, मीन्स 1 मोल मॉलिक्यूल ऑफ O2। ये बात मैंने आपको बताई थी। क्यों? क्योंकि O2 क्या है, खुद ही एक मॉलिक्यूल है। तो इसके अंदर जो एंटिटी आएगी 1 मोल, वो भी क्या आएगी, मॉलिक्यूल आएगी। ये मैंने आपको सिंपल सी बात बताई थी। तो चलिए अब थोड़ा और आगे इसमें चलते हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल, जस्ट आपको अगर किसी ने कहा कि मैंने आपको 8 ग्राम ऑक्सीजन दे दी है दोस्तों, 8 ग्राम O2 गैस दे दी है, तो इसके नंबर ऑफ मोल्स बताइए। तो अब आप लोग तो लग जाओगे फॉर्मूला याद करने में कि भाई फॉर्मूला क्या था नंबर ऑफ मोल्स निकालने का। ये 8 ग्राम O2 दे दिया है, फॉर्मूला बताइए हमें, तब हम आपको निकाल के बताएंगे। देखिए, फॉर्मूले की ज़रूरत यहाँ नहीं पड़ेगी, बस आप एक मेथड सीख लीजिए छोटा सा। सच बता रहा हूँ, वो मेथड आपको इतना कंफर्टेबल फील कराएगा कि आपको कोई फॉर्मूले याद नहीं होंगे, उसके बाद भी आप कई सवाल, कई न्यूमेरिकल्स बहुत ही ईजिली सॉल्व कर लेंगे। क्या है वो मेथड जी? बहुत आसान मेथड है। 4th 5th क्लास से हम उस मेथड को करते आए हैं। बस उस मेथड को थोड़ा सा नाम दे देते हैं यूनिटरी मेथड। चलिए देख लेते हैं थोड़ा सा यूनिटरी मेथड क्या है, फिर हम अपने सवाल पर वापस आएंगे। जी, यूनिटरी मेथड कोई मेथड नहीं है, एक जनरली एक सिंपल सी अप्रोच है जो हम अपनी रियल लाइफ में यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे मान लीजिए कोई बच्चा है और वो लेकर आता है 12 टॉफ़ीज़। कितने रुपीज़ में? 24 रुपीज़ में। अब मुझे जानना है कि वो 10 टॉफ़ीज़ कितने रुपए में लाएगा, 10 टॉफ़ीज़ कितने रुपीज़ में लाएगा। ये है सिंपल जो आप करते आए हो। तो देखो आप क्या करते हो, 12 टॉफ़ीज़ 24 रुपीज़, तो 1 टॉफ़ी का प्राइस निकाल लेते हो आप। तो क्या करते हो, 24 डिवाइडेड बाय 12, और इससे आप कट भी कर दो तो 2। फिर आप क्या करोगे, 10 टॉफ़ीज़ का प्राइस निकाल लोगे। तो क्या करोगे, 2 × 10 यानी 20 रुपीज़ की वो चीज़ आई। जी हाँ, यही है यूनिटरी मेथड, और इसके अलावा कोई यूनिटरी मेथड नहीं है। तो इसका हम कैसे यूज़ करने वाले हैं यहाँ पर मोल कंसेप्ट के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने में? बिल्कुल बताऊंगा आपको कि इसका कैसे हम यूज़ करने वाले हैं मोल कंसेप्ट के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने में। और देखिएगा, इससे आसान तरीका आपको नहीं मिलेगा मोल कंसेप्ट के सवाल करने का। कोई फॉर्मूला याद नहीं रखना पड़ेगा आपको किसी भी तरीके का। हाँ, थोड़ी बहुत केमिस्ट्री ज़रूर याद रखनी पड़ेगी, वो धीरे धीरे आपकी अच्छी हो जाएगी जब आप धीरे धीरे काम करोगे। तो देखिए, आपको मैंने
क्वेश्चन दिया था, अगर आपको याद हो। मैंने आपसे कहा कि 8 ग्राम ऑक्सीजन के अंदर कितने मोल्स होंगे। याद आया आपको क्वेश्चन? यही क्वेश्चन दिया था मैंने अभी आपको। सीधी सी बात, पहले आप क्या कीजिए, O2 का मोलिकुलर फॉर्मूला निकाल लीजिए। क्या है O2 का मोलिकुलर फॉर्मूला? से उसका मोलिकुलर मास निकाल लीजिए, तो आपका क्या आएगा 32U। अब U की जगह में अगर ग्राम कर दूं तो इसके अंदर 1 मोल आएगा, ये मुझे पता है। तो देखिए 32 ग्राम के अंदर 1 मोल। अब 8 ग्राम के अंदर कितने मोल होंगे दोस्तों, यही मुझसे पूछ रहा है। तो इसमें कौन सी रॉकेट साइंस की मैथ है? कोई रॉकेट साइंस की मैथ नहीं, यूनिटरी मेथड। देखिए 32 ग्राम में 1 मोल, तो 1 ग्राम में कितने मोल? 1/32 मोल। तो 8 ग्राम में कितने मोल? 8/32 मोल। आई बात समझ में दोस्तों कि नहीं आई? तो ये क्या है दोस्तों? सिंपल यूनिटरी मेथड है। अब देखिए यहीं से आप जो फॉर्मूला बनाते हो, याद करते हो, वो फॉर्मूला मैं बता देता हूँ आपको। देख लो क्या है वो फॉर्मूला। देखो कुछ नहीं है, नंबर ऑफ मोल्स को डिनोट करते हैं एन से, इक्वल वेट, वेट आपके सब्सटेंस का जो दिया हुआ है, अपॉन मॉलिक्यूलर मास। ये आप फॉर्मूला पढ़ते आए। देखिए नंबर ऑफ मोल्स निकालना है, 8 ग्राम दिया था आपको, 8 रख दिया। मॉलिक्यूलर मास क्या आया इसका, O2 का 32, 8/32 यानी 1/4। वही तो चीज़ है दोस्तों। देखिए 8/32 1/4। सिंपल यूनिटरी मेथड, कोई फॉर्मूला आपको याद नहीं रखना। अगर आप यूनिटरी मेथड को अच्छे से समझ गए तो सच बता रहा हूँ, मोल कंसेप्ट आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। इतना आसान कि आप सोच भी नहीं सकते। आपको इस चैप्टर से लव हो जाएगा, सच बता रहा हूँ। चलिए तो कुछ और थोड़ी सी बातें जान लेते हैं। तो देखिए 1 मोल एक नंबर है 6.022 इंटू 10⁻23। और अगर यही STP कंडीशन पर देखा जाए, STP कंडीशन क्या है, टेम्परेचर होता है 273 केल्विन, प्रेशर होता है 1 atm, और यहाँ वॉल्यूम आता है 22.4 लीटर। इस वॉल्यूम पर, ये जो वॉल्यूम है 22.4 लीटर, कंटेन्स 1 मोल एंटिटीज। बात को ध्यान दीजिए, 1 मोल एंटिटीज। अगर वो मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूल होगा, और एटम है तो एटम होगा। जनरली ये गैसियस के लिए यूज़ होता है, तो जनरली मॉलिक्यूल ही होते हैं, चाहे वो डाइएटोमिक हो या हेट्रोएटोमिक हो। मतलब सेम एटम से मिलकर गैस बनी हो या डिफरेंट एटम से मिलकर गैस बनी हो। फॉर एग्जांपल जैसे कि सेम एटम से मिलकर बनी है तो H2 गैस हो सकती है, O2 हो सकती है, नाइट्रोजन हो सकती है, और भी कई सारी। और 2 अलग एटम से मिलकर भी गैस बन सकती है, जैसे CO2 हो गई। ठीक है, तो इस तरीके की गैसें ज़्यादातर यहाँ पे हम पढ़ते हैं। ये जनरली गैस के लिए ये फॉर्मूला जनरली वर्क करता है। 22.4 लीटर, और लिक्विड्स के लिए भी कंडीशन होनी चाहिए। तो ये मेन कंडीशंस होती हैं। तो 22.4 लीटर इज आल्सो 1 मोल एंटिटी के बराबर। तो अब एक बात और ध्यान दीजिए, 1 लीटर। अब देखिए यहाँ पर बच्चों को दिक्कत बहुत होती है। दिक्कत इसलिए होती है क्योंकि कई बार लीटर को लीटर में ना देकर वो लोग मिलीलीटर में दे देते हैं। वॉल्यूम को मिलीलीटर में ना देकर वॉल्यूम को सेंटीमीटर क्यूब, डेसीमीटर क्यूब, इन सब में दे देते हैं। तो आपको एक यूनिट कन्वर्जन याद रखनी चाहिए, या आपने सीखी भी होगी। देखिए सिंपल सी यूनिट कन्वर्जन है, मैं आपको बता देता हूँ। 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल 1 ml होता है, और 1 लीटर इक्वल टू 1000 ml होता है, और 1 लीटर इज इक्वल्स टू 1 डेसीमीटर क्यूब। इतने से आपका काम हो जाएगा। वैसे ही इनकी भी ज़रूरत नहीं है। जनरली आप जब न्यूमेरिकल्स करते रहेंगे तो आपको ये सब चीज़ें ऑटोमेटिक आपके माइंड में आती रहेंगी, और आपको ये सब चीज़ें याद हो जाएंगी। तो चलिए अब हम मूव करते हैं अपने न्यूमेरिकल्स की तरफ, देखेंगे उसमें हम कैसे अप्रोच लगाएं। तो चलिए सबसे पहले मैं ले लेता हूं फर्स्ट न्यूमेरिकल, जिसमें आपको मैं बताऊंगा कि कैसे उसमें अप्रोच लगाएं और मैं कैसे उस क्वेश्चन को सोचता हूं। तो देखिए अब शुरू करते हैं अपने पहले सवाल से। तो आप मेरे पहले क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं। इसमें लिखा है, इफ़ वी कंसीडर
that 1/6 in place 1/12 mass of carbon atom is taken to the relative atomic mass unit। कहने का मतलब ये है कि अगर मैं 1/12 की जगह 1/6 ले लूँ AMU में, ठीक है, मास किसके रिलेटिव मास, वही कार्बन एटम के लिए, ठीक, कार्बन एटम। तो वो पूछ रहा है कि जो 1 मोल सब्सटेंस का जो मास होगा वो क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा या चेंज नहीं होगा, या इंक्रीज हो जाएगा या डिक्रीज हो जाएगा, या फंक्शन है वो मोलिकुलर मास पे। तो इसका मतलब क्या है, हम इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करें। देखिए क्वेश्चन को दो तरह से अप्रोच कर सकते हैं, फर्स्ट लॉजिकल वे, सेकंड वही न्यूमेरिकल तरीके से सॉल्व करें। तो पहले मैं आपको लॉजिकल वे बता देता हूँ, फिर उसके बाद आपको मैं सिंपल तरीके से न्यूमेरिकल भी बता दूंगा सॉल्व करके। तो देखिए लॉजिकल वे क्या है, लॉजिकल वे देखिए क्या है। सबसे पहले इसमें एक टर्म आती है रिलेटिव मास। रिलेटिव मास का मतलब क्या है, देखिए सिंपल सी बात मैं आपको बताता हूँ। रिलेटिव मास में आपको कभी कोई टेंशन नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए कि ये मार्कर है, ये क्या है, ये एक मार्कर है, ठीक है। इस मार्कर का मैंने जब वेट किया तो इसका वेट आता है 200 ग्राम, जब मैंने इसको वेइंग मशीन से वेट किया, ठीक, ये आ गया। अब मुझे इसका वेट नहीं पता है, जस्ट सपोज कीजिए, ठीक है। अब कोई एक और स्टूडेंट आता है और वो कहता है कि सर जी आपका जो मार्कर है मेरे मार्कर से 2 टाइम्स हैवी है। ध्यान से सुनिए, वो कहता है आपका जो मार्कर है मेरे मार्कर से 2 टाइम्स हैवी है। तो मैंने कहा ठीक है, तो मैं अपने मार्कर का जो वेट है वो तेरे मार्कर के हिसाब से लिख देता हूँ। तो मैंने कहा क्या, 2 टाइम्स तेरे मार्कर का वेट है। तो मैंने कहा चल ठीक है, तेरे मार्कर का वेट क्या है, x है, तो मेरे मार्कर का वेट 2x है। अब दूसरा कोई आता है वो कहता है जी नहीं सर आपका जो मार्कर है वो मेरे वाली मार्कर से 3 टाइम्स हैवी है। मैं कहता हूँ कोई बात नहीं, मैं तेरी उसमें लिख देता हूँ, तो मैं 3y लिख देता हूँ। देखिए एग्जैक्ट वेट तो 200 ग्राम ही रहेगा, लेकिन जब मैं फर्स्ट मार्कर के रिस्पेक्ट से लिख रहा हूँ तो आंसर अलग आ रहा है, ये वाला मास अलग दिख रहा है। और जब मैं दूसरे वाले की रिस्पेक्ट से लिख रहा हूँ तो ये वाला मास अलग दिख रहा है। ये क्या है, रिलेटिव मास है, बट एक्चुअली में एग्जैक्ट मास तो उतना ही रहेगा। फॉर एग्जांपल मैं 70 kg हूँ जस्ट सपोज, तो मैं उससे 10 टाइम्स हैवी हूँ, तो उसका वेट क्या होगा, उसका वेट होगा 7 kg, इसलिए मैं उससे 10 टाइम हैवी हूँ। जस्ट सपोज इधर मैं उससे 5 टाइम्स हैवी हूँ, तो इसका वेट क्या होगा 14 kg। तो अगर कोई मेरे को कहे कि मेरा वेट है 5x और कोई कहे मेरे से आपका वेट है 10y, दोनों है तो एक ही चीज़, हाँ, लेकिन देखने में अलग अलग लग रही है। ठीक वही चीज़ यहाँ पर है, 1/6 लिखो या 1/12 लिखो, जो मोल की जो क्वांटिटी है वो तो चेंज नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि मोल की जो क्वांटिटी आती है किसी भी 1 मोल सब्सटेंस की वो यू में नहीं आती है, एटॉमिक मास यूनिट में नहीं आती, वो ग्राम में आती है। और ग्राम तो एग्जैक्ट वही आएगा जो वेट है उसका एग्जैक्ट, यानी वो रिलेटिव मास नहीं, वो एग्जैक्ट मास है, इसीलिए आंसर तो रिमेन्स अनचेंज आएगा। ये हो गया लॉजिकल वे। चलिए अब मैं आपको न्यूमेरिकल के वे से बता देता हूँ, शायद उससे आपको और अच्छा समझ में आ जाए। तो देखिए न्यूमेरिकल वे से मैं इसको कैसे आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ। इसने कहा है सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस होगा 1 मोल सब्सटेंस, हम भी ले लेते हैं, कोई भी सब्सटेंस ले लेते हैं, O2 गैस ले लेते हैं। चलिए तो O2 गैस में सबसे सिंपल सी बात आप एक मेरे को बताइए कि इसका अगर आप मोलिकुलर मास निकालते हैं तो क्या आता है 32 AMU, यही आता है। ये आप कब लिखते हैं, ये आप तब लिखते हैं जब 1/12 का रेफरेंस चलता है, जब AMU 1/12 के रेफरेंस से होता है, मास ऑफ कार्बन एटम। ठीक, अब यहाँ ये कह रहा है कि 1/12 मत यूज़ कीजिए, 1/6 को यूज़ कीजिए। तो कोई बात नहीं, अब अगर मैं AMU को 1/6 मास ऑफ कार्बन एटम यूज़ करूँगा तो अब जो ये चीज़ है ये भी हाफ हो जाएगी। अब O2 का मास 32 AMU नहीं 16 AMU लिखूँगा मैं। यही चीज़ है रिलेटिव मास का मतलब, और कुछ नहीं। अब यहाँ दोनों जगह से अगर आप 1 मोल का वेट निकालेंगे वो एग्जैक्ट
वही आएगा, मोल में जो वेट आएगा वो चेंज नहीं होगा। चलिए मैं निकाल के दिखा देता हूँ, नहीं तो आप मानेंगे नहीं। तो देखिए 32 AMU, यहाँ AMU 1/12, तो AMU हटाइए 1/12 मास ऑफ कार्बन एटम। ठीक, जस्ट मान लीजिए अब यहाँ पे मास है कार्बन एटम का, कुछ भी है, जस्ट अप्रॉक्सीमेटली मास इसका आता है 1.992468 इंटू 10⁻⁻23। अप्रॉक्सीमेटली मैं लिख देता हूँ 2 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम एक कार्बन एटम का मास आता है। ठीक, ये आपका पहली कंडीशन से आ गया। 1/12 जब रेफरेंस था, अब 1/6 रेफरेंस है, तो देखिए क्या हो गया, 16 इंटू 1/6 इंटू मास ऑफ कार्बन एटम। देखिए ये दोनों चीज़ें सेम हैं, देखिए कैसे, 6 2 12, 16 2 32। जब ये दोनों चीज़ें सेम हैं तो इससे 1 मोल सब्सटेंस का अगर आप वेट निकालेंगे तो वो भी तो सेम आएगा। उसके लिए आप क्या यूज़ कीजिए, यूनिटरी मेथड, और यूनिटरी मेथड से निकाल के देखिए दोनों में 1 मोल क्वांटिटी का जो वेट आएगा वो एग्जैक्ट इक्वल आएगा। इसीलिए मैंने आपको यूनिटरी मेथड से कहा। तो प्लीज़ अप्लाई कीजिए, थोड़ी बहुत मेहनत आप भी कीजिए, ताकि आपको मेरी बात और अच्छे से समझ में आए और आप इस कंसेप्ट को अच्छे से ग्रैप्स कर सकें कि यहाँ पर AMU रिलेटिव मास में चेंज करने से एग्जैक्ट मास पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। यही इस क्वेश्चन का लॉजिक था। आप इसे लॉजिकली सॉल्व करें तो ये क्वेश्चन मुश्किल से 2 सेकंड का था। ठीक दोस्तों, तो ये इस क्वेश्चन में यही अप्रोच थी कि आप इसको लॉजिकली भी सोच सकते हैं, अदरवाइज आप न्यूमेरिकली भी सोच सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो गया रिमेन्स अनचेंज। तो चलिए अब मैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करता हूँ। अब मैं अपने सेकंड क्वेश्चन पे आ चुका हूँ। देखिए आप मेरे सेकंड क्वेश्चन को अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो उसमें आपको कुछ बातें नोटिस करने को मिलेगी। क्या, पहली बात ये गैसियस मिक्सचर है, दूसरी चीज़ इस मिक्सचर में क्या है, ऑक्सीजन है और नाइट्रोजन गैस है। ठीक, और वो क्या कह रहा है, देखिए ऑक्सीजन और नाइट्रोजन जो गैस है वो किस रेशियो में, 1:4 में है। बट ये याद रखिए रेशियो किस चीज़ की रिस्पेक्ट से दिया है, बाय मास। इस वजह से ही सिर्फ न्यूमेरिकल्स कई लोगों का छूट जाता है या गलत हो जाता है। इस बात को ध्यान देना है दोस्तों, बाय मास लिखा है, रेशियो जो दिया है वो बाय मास है। अब वो देखिए पूछ क्या रहा है, अब वो रेशियो देकर मास का ये पूछ रहा है रेशियो ऑफ देयर नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स बता दीजिए, कि उसमें कितने मोलिक्यूल्स है उसका रेशियो बता दीजिए। देखिए एक बात आप मुझे बताइए कि 1 मोल क्या है, एक नंबर है। ठीक, जब नंबर 1 मोल से रिलेटेड है तो मैं मोल का रेशियो दूं या नंबर्स का रेशियो दूं, बात बराबर है। क्यों, जब नंबर मोल से रिलेटेड है, यहाँ पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की बात चल रही है, तो मैं कह सकता हूँ कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स यहाँ पर मोल्स से रिलेटेड है। तो अगर मैं मोल्स का रेशियो दे दूँ तो वही उनके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का रेशियो भी होगा, सिंपल सी बात। तो यहाँ पर आप दोनों तरीके से दे सकते हैं, या तो आप उस बड़े से नंबर को लिख के चलिए, या तो उस बड़े से नंबर को याद रखिए, वो मोल है, बात खत्म, आपका सवाल वही हो जाएगा। चलिए देखिए, सबसे पहले तो ये जो डेटा दिया है इसने 1:4 बाय मास, इसको समझिए। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो इस क्वेश्चन को आगे करने की कोशिश भी करेंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये क्या कह रहा है, देखिए ऑक्सीजन और नाइट्रोजन है, तो मतलब ये इधर वाला पार्ट O2 के लिए लिखा है, इधर वाला पार्ट N2 के लिए लिखा है। ये भी बात याद रखिए, कई लोग उल्टा कर देते हैं, N2 इधर O2 उधर, वो चीज़ नहीं। जिस रिस्पेक्ट से क्वेश्चन लिखा है उसी रिस्पेक्ट से इस रेशियो को लेके चलिए। ठीक है, अब वो ये कह रहा है कि बाय मास, अगर फॉर एग्जांपल जस्ट सपोज अगर मैं नाइट्रोजन का मोलिकुलर मास क्या होता है, 28 होता है। अब मैं इसका मोलिकुलर मास निकालूं तो 28 ग्राम है। अगर मैं 28 ग्राम नाइट्रोजन गैस लेके चल रहा हूं तो अकॉर्डिंग टू माय रेशियो मेरा जो O2 का मास होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, 7 ग्राम होना चाहिए। क्यों होना चाहिए भाई, अरे देखो ना मास का रेशियो दिया है 1:4। देखो 7:28 को जब आप सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, 1/4 ही तो आएगा। तो मैंने कुछ थोड़ा ना रॉकेट साइंस लगाई है, मैंने तो बस इतना कहा कि अगर मैं 28 ग्राम नाइट्रोजन गैस लेकर चलता हूँ तो 7 ग्राम O2 गैस होगी अकॉर्डिंग टू माई क्वेश्चन, और उसने मास बोला इसलिए मैंने ग्राम ग्राम लिया है। ठीक, यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई। तो अब क्वेश्चन में बचा ही क्या, अब देखिए
अब देखिए क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, रेशियो बता दीजिए हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं, मॉलिक्यूल्स का जो रेशियो है वही मोल्स का रेशियो आएगा, तो मैं मोल्स का रेशियो बता देता हूँ आपको, आप समझ लीजिए वही मॉलिक्यूल का रेशियो है। तो ठीक है, मोल्स बता दीजिए आप भाई, मोल्स का रेशियो बता दीजिए, कुछ तो बता दीजिए हमें। तो ठीक है भाई, बता देते हैं। ठीक है, तो बताइए O2 गैस के कितने मोल्स बने। अब फॉर्मूला याद मत करने लग जाइएगा, सिंपल, जितना वेट दिया है उसका उसके मोलिकुलर वेट से डिवाइड कर दीजिए 32 ग्राम से। तो इसके मोल्स क्या आ गए, ये आ गए आपके ऑक्सीजन के मोल्स। ठीक दोस्तों, अब नाइट्रोजन के मोल्स, सिंपल सी बात है, 28 ग्राम 28 ग्राम, ये तो 1 मोल ही है। अरे इसीलिए तो मैंने 28 ग्राम लिया था, ताकि वो आगे जाके 1 मोल बन जाए। अब आपके दिमाग में आ सकता है 28 ग्राम क्यों, 100 ग्राम ले लेते, 50 ग्राम ले लेते, 60 ग्राम ले लेते। इसलिए लिया भाई क्योंकि मेरे को कैलकुलेशन ईजी हुई, क्योंकि मैं एक जगह 1 मोल बना लिया, इसलिए देखिए 1 मोल सिंपल ईजी हो गया। तो अब देखिए, ये आपका नाइट्रोजन का मोल हो गया, ये आपका ऑक्सीजन का मोल हो गया। तो मोल रेशियो क्या आया, मोल रेशियो अगर ऑक्सीजन का और नाइट्रोजन का करूं तो 7/32 इंटू 1, तो रेशियो आ गया 7/32। ये हो गया आपका क्वेश्चन सॉल्व। ये तो हो गया आपको समझाते समझाते क्वेश्चन को करा, इसलिए क्वेश्चन में लग गया मेरे को टाइम। लेकिन अगर आप सोचे तो क्वेश्चन में बिल्कुल भी किसी भी तरह का टाइम नहीं लगना है। तो देखिए कैसे छोटे से तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। देखिए जैसे ही इसने कहा 1:4, आप ले लीजिए कोई भी मास, मान लीजिए 28 ग्राम इसका ले लीजिए नाइट्रोजन का, और ऑक्सीजन का ऑटोमेटिकली 7 हो जाएगा, क्योंकि यही 7 4 28, टेबल पढ़ते थे, यूज़ कीजिए, बात खत्म। अब हमें मोल का रेशियो सोचना है। ठीक है, मोल बना लीजिए, हमें पता है हमने 28 ग्राम इसीलिए लिया ताकि नाइट्रोजन का जो मोल है वो 1 बन जाए। तो ये 1 मोल हो गया और ये 7/32 हो गया। तो अब इसे 32 से मल्टीप्लाई कर दे तो रेशियो अपना 7:32 हो गया, यानी करेक्ट आंसर आपका 7:32 हो गया। ये सिंपल सा एक लाइन का क्वेश्चन नहीं, बट याद रखिए अप्रोच बहुत ज़रूरी है। आप क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करते हैं, अगर आपकी क्वेश्चन की अप्रोच अच्छी है तो क्वेश्चन को विदाउट पेन भी आप सॉल्व कर सकते हैं। बस आपकी अप्रोच अच्छी होनी चाहिए। अप्रोच कैसे बनेगी, धीरे धीरे न्यूमेरिकल्स को देखिए, अपने कंसेप्ट्स को उन पर अप्लाई कीजिए और सोचिए कि कैसे आप उन न्यूमेरिकल्स को कर सकते हैं। क्या कोई और तरीका है? हाँ, अगर है तो सोचिए। अगर आपको इससे भी अच्छा कोई तरीका मिलता है तो मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं भी तो देखूं कि और कितने अच्छे तरीके इसके बन सकते हैं, तो ज़रूर बताइए। तो चलिए अब हम थोड़ा अपना अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अब मैं आ गया हूँ आपके सामने थर्ड क्वेश्चन को लेकर। देखिए थर्ड क्वेश्चन को अगर आप पढ़ेंगे तो सेम क्वेश्चन है, बस उसमें इस बार क्वेश्चन को ट्विस्ट कर दिया है। अब ट्विस्ट देखिए कैसे किया है, क्वेश्चन में थोड़ी चीज़ें एक्स्ट्रा ऐड कर दी, देखने के लिए कि आपको पता है कि नहीं पता है वो चीज़ें, कि आप उस चीज़ को सोच पाओगे कि नहीं सोच पाओगे। लेकिन अगर देखा जाए तो क्वेश्चन एकदम एग्जैक्टली पिछली बार का जैसा ही है, बट वो क्वेश्चन आपको डायरेक्टली दिखाई नहीं देगा पिछली बार की तरह। क्या कह रहा हूँ देखिए, ध्यान से देखिए। कह रहा है इक्वल मासेस ऑफ H2O2 एंड मीथेन, इक्वल मासेस ऑफ H2O2 एंड मीथेन। ठीक वही चीज़ तो वहाँ पर भी थी, बस वहाँ क्या था, रेशियो दे दिया था। वहाँ 2 गैस थी, यहाँ 3 गैस आ गई। वहाँ क्या दिया, 1/4 दे दिया था मास से। यहाँ कह दिया इक्वल मास, यहाँ ये आप कह सकते हो ये आपको दे दिया है 1:1 रेशियो। क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे देखिए। अब वो कहता है कंटेनर में लिया है जिसका वॉल्यूम V है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस बोल दिया है उस कंटेनर का, कोई बात नहीं। आइडेंटिकल कंडीशन, सबको आइडेंटिकल कंडीशन में रखा है, यानी सब पे प्रेशर जो है, टेम्परेचर जो है वो मेंटेन रखा है, ठीक, उसको कोई चेंज नहीं किया गया है। अब पूछ रहा है रेशियो बताइए वॉल्यूम ऑफ गैसेस का। देखिए वहाँ रेशियो पूछ रहा था आपसे मोलिक्यूल्स का, वहाँ रेशियो पूछ रहा था आपसे मोलिक्यूल्स का, यहाँ आपसे रेशियो पूछ रहा है वॉल्यूम बताइए गैसेस का। देखिए कितनी चालाकी करी। अब देखिए आपको एक छोटी सी बात मैं बताता हूँ, आपने शायद पढ़ी भी होगी, एवोगैड्रो लॉ। कौन सा लॉ, एवोगैड्रो लॉ। एवोगैड्रो लॉ ये कहता है कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स।
अब तो समझ गए होंगे, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। लेकिन किस कंडीशन में, कंडीशन भी याद रखिए, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। देखिए उसने कहा है टेम्परेचर कांस्टेंट है, प्रेशर भी कांस्टेंट है। क्यों? क्योंकि उसने टेम्परेचर मेंशन किया 27 और आइडेंटिकल कंडीशंस, मतलब कोई चीज़ चेंज नहीं की जा रही है, यानी टेम्परेचर भी कांस्टेंट है और प्रेशर भी एक तरह से कांस्टेंट है। तो ये बात समझ में आ गई, ठीक है। तो वॉल्यूम जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ मोल्स के। मतलब क्या है, जो वॉल्यूम का रेशियो आप निकालना चाहते हो उसके बजाय आप नंबर ऑफ मोल्स का रेशियो बता दीजिए। जो नंबर ऑफ मोल्स का रेशियो आएगा वही वॉल्यूम का रेशियो आएगा। देखिए हो गया ना क्वेश्चन एग्जैक्टली पिछली बार वाले की तरह। बस यहाँ पर आपको थोड़ा दिमाग लगाना था, थोड़ा लॉजिक्स लगाना था। लॉजिक क्या लगाना था? आपको ये समझना था ये सब क्यों दे रहा है वो। यहाँ से आपको एवोगैड्रो लॉ, देखिए आपको ये समझना था कि ये चीज़ वो क्यों दे रहा है। आपको यहाँ से एवोगैड्रो लॉ को सोचना था और वहीं से आपका क्वेश्चन में ट्विस्ट चालू हो गया। वहीं से आपको समझ में आ जाएगा कि अच्छा वॉल्यूम की बात कर रहा है, वॉल्यूम एवोगैड्रो से रिलेट करे तो नंबर ऑफ मोल्स पे पहुंच गए। नंबर ऑफ मोल्स तो हम निकाल लेंगे जैसे पिछली बार किया था। तो देखिए कैसे निकाल लोगे। देखिए इक्वल मास कह रहे हैं ना, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और मीथेन। देखिए यहाँ लिख लेते हैं हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और मीथेन। मीथेन का फॉर्मूला आप लोगों को पता है CH4, ये आपने 10th क्लास में पढ़ा है। अब देखिए मास तो देखिए इन तीनों का मैं कुछ भी ले सकता हूँ, है ना। मैं ले लेता हूँ, मान लीजिए 16 ग्राम ले लेता हूँ, 10 ग्राम ले लूँ, 15 ग्राम ले लूँ। तो देखिए ये अपनी अपनी अप्रोच है। अब देखिए मैंने यहाँ मास लिया 32 ग्राम, सबका मास ले लिया जी। 32 ग्राम क्यों लिया जी? कोई बड़ी बात नहीं, मैं चाहता हूँ कि जो ऑक्सीजन के मोल्स बने वो 1 बने। अगर आपको अच्छा नहीं लगता है तो आप कुछ और ले लीजिए। चलिए मैं 32 लेके दिखाता हूँ कि मैंने क्यों 32 लिया। देखिए मैंने 32 ग्राम ले लिया सबका मास। वही तो उसने कहा है कि इक्वल मास लीजिए हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रो, मीथेन का। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, मीथेन का इक्वल मास लीजिए, चाहे आप कुछ भी ले लीजिए। तो ले लिया मैंने 32 ग्राम। अब इन सब के मोल्स बना लीजिए। बना लेते हैं। आज मेरे को तो पता ही है 32 ग्राम ऑक्सीजन का जो मोल्स आएगा वो तो वैसे ही 1 आने वाला है। इसका जरूर बना लेंगे। देखिए इसका मोलिकुलर मास क्या आएगा, 12 कार्बन प्लस 4 हाइड्रोजन, यानी 12 प्लस 4 16। इसका आएगा 2 मोल्स। इसका कितना मोल्स आएगा जी? बिल्कुल निकाल लेंगे। हाइड्रोजन कितने, 2, तो 2 × 1 2, तो इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए तो इसका रेशियो आएगा 16। मतलब इसके 16 मोल्स, इसके 1 मोल्स, इसके 2 मोल्स। तो अगर आप देखें तो हमारा आंसर आ चुका है 16 1 2। हमारा करेक्ट आंसर भी देखिए निकल चुका है। अब आप लोग कहेंगे ये तो आप भाई घर से करके आए हो, याद करके आए हो, इसलिए आपने तेज़ी से निकाल दिया, उसको 32 मान लिया और तुरंत कर दिया। जी बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप क्या कीजिए, आप अपनी मर्जी से लीजिए, जो चाहे वो लीजिए मास। मैं कहीं नहीं रहा, कुछ मना ही नहीं कर रहा। देखो हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, मीथेन है, आप जो चाहे वो मास लो, आपका रेशियो वही आएगा, ठीक है। लेकिन देखिए कहते हैं ना अप्रोच बहुत ज़रूरी होती है। आप कुछ ऐसा मास ले लीजिए ना, किसी एक का 1 मोल बन जाए, ताकि थोड़ा डिवीज़न और कैलकुलेशन करने में आसानी हो। तो चलिए अब देखिए ये 16 इसका मोलिकुलर मास है, 32 इसका 2। मैंने 32 लेकर किया ताकि मेरा ये 1 मोल बने। आप ऐसा कीजिए 16 ग्राम ले लीजिए, सबको ले लीजिए 16 ग्राम भाई, आपको तसल्ली हो जाए। ताकि ले लीजिए, ले लिया। अब देखिए ऑक्सीजन का मोलिकुलर मास क्या होता है, 32। बनाइए इसके मोल्स, इसके मोल बने 1/2। बनाइए इसके मोल बने 8। बनाइए इसके मोल बने 1। तो देखिए 8 मोल इसके, 1/2 मोल इसके, 1 मोल्स इसके। अब देखिए फ्रैक्शन में कोई आंसर नहीं है, तो अपने आंसर को फ्रैक्शन से हटा दीजिए। तो क्या कीजिए, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 2 से मल्टीप्लाई करते ही आपका रेशियो देखिए आ जाएगा 16 1 2। सेम आंसर आ गया। अब इसी तरह से आप कोई भी मास लीजिए, मैं कह ही नहीं रहा आपसे कि जो मैं कह रहा हूँ वो मास लेके कीजिए, लेकिन एक ऐसा मास लीजिए जिसमें आप कन्वीनियंट हो, आपको कंफर्टेबल फील हो, ताकि आप कर सके उस न्यूमेरिकल को फास्टली। सबकी अपनी अप्रोच होती है। मैंने अपनी अप्रोच बताई कि मैं कैसे न्यूमेरिकल्स को करता हूँ, जिसमें रेशियोज आ जाते हैं, कैसे मैं मास ले लेता हूँ अपनी मर्जी से। ये अपनी मर्जी से नहीं, कुछ लॉजिक लगाता हूँ और कुछ सोचता हूँ, थोड़ा सा हो जाता है। आप भी कर लेंगे धीरे धीरे।
अब मैं आ गया हूँ आपके सामने फोर्थ क्वेश्चन को लेके, फोर्थ न्यूमेरिकल्स को लेके। तो देखिए फोर्थ न्यूमेरिकल में आपसे ये कह रहा है कि एक सिल्वर कार्बोनेट है, ठीक है, सिल्वर कार्बोनेट है, कोई बात नहीं। वो कह रहा है उसको हीट करते हैं स्ट्रांगली, तो एक रेसिड्यू छोड़ता है। रेसिड्यू छोड़ रहा है मतलब जो चीज़ है या तो वो लिक्विड या गैसियस स्टेट में होगी जनरली, क्योंकि लिक्विड और सॉलिड स्टेट में होगी जनरली। गैसियस स्टेट में कोई चीज़ होगी तो वो तो उड़ जाएगी, तो मतलब रेसिड्यू छोड़ रहा है, ठीक है, कोई रेसिड्यू होगा। तो पहले सबसे पहले तो आपको सिल्वर कार्बोनेट का फॉर्मूला पता होना चाहिए। देखिए कुछ केमिस्ट्री भी आपको आनी चाहिए, बिना केमिस्ट्री के देखिए आप कैसे करेंगे न्यूमेरिकल्स, तो धीरे धीरे आप केमिस्ट्री सीख जाएंगे, उसकी टेंशन मत लीजिए। अभी तो आप जस्ट 11वीं क्लास में आए हैं, जैसे जैसे आप केमिस्ट्री पढ़ेंगे वैसे वैसे आप केमिस्ट्री के फॉर्मूलेज और कई सारे केमिकल फॉर्मूले ये सब आप सीख जाएंगे, कुछ फॉर्मूलेज भी अपने आप याद हो जाएंगे आपको। देखिए सिल्वर कार्बोनेट क्या है, Ag2CO3 होता है। सिल्वर है इसमें Ag और कार्बोनेट यानी CO3, ये सिल्वर कार्बोनेट है। इसको हीट किया गया है, स्ट्रांगली हीट किया गया है। हीट का साइन ये, कितना हीट किया मुझे नहीं पता इसलिए मैंने हीट का साइन लगा दिया है। स्ट्रांगली हीट किए हैं। अब स्ट्रांगली हीट कर रहे हैं तो देखिए यहाँ पे बनता है आपका सिल्वर प्लस CO2 गैस, प्लस CO2 गैस, ठीक है। ये देखिए गैसियस स्टेट में है, मैंने ऐसे लिख दिया है। और इसमें एक O2 गैस भी निकलती है दोस्तों, ठीक है। ये तीन चीज़ें इसमें निकलती हैं, सिल्वर, रेसिड्यू, दो गैसेस निकलती हैं CO2 और O2। अब देखिए यहाँ बैलेंसिंग में देखिए ऑक्सीजन तो मैंने बैलेंस कर दिया ऑलरेडी, कार्बन देखिए 1, सब कुछ बैलेंस, बस सिल्वर बैलेंस नहीं हो रहा है। तो क्या करें, 2Ag कर दें। यानी कंप्लीट रिएक्शन को अगर हम देखें तो रिएक्शन अपनी हो गई Ag2CO3 गिव्स 2Ag प्लस CO2 प्लस हाफ O2। अब देखिए अब क्वेश्चन आता है कि इन सवालों को करें कैसे। देखिए आप जितने भी रिएक्शंस के सवाल करते हैं कभी भी उन क्वेश्चंस को ग्राम से नहीं सॉल्व किया जाता है। कभी भी उन क्वेश्चनों में कौन कितना ग्राम आएगा उनको ग्राम के अप्रोच से नहीं सोचा जाता है। उनको किसके अप्रोच से सोचना है, आपको हमेशा मोल के अप्रोच से सोचना है। ऐसा क्यों, देखिए मोल जो है वो रिलेटेड है नंबर से, और नंबर रिलेटेड है एटम, कितने एटम या मॉलिक्यूल्स आएंगे। तो जितने मॉलिक्यूल्स और एटम्स आएंगे उसी हिसाब से ही तो केमिकल रिएक्शंस में नए केमिकल का फॉर्मेशन हो रहा है। यानी जो भी फॉर्मेशन हो रहा है वो डिपेंड कर रहा है कि किसके कितने मॉलिक्यूल्स मिल रहे हैं। मॉलिक्यूल्स मिल रहे हैं मतलब मोल्स किसके कितने हैं, तो इस चीज़ पर डिपेंड करता है, या कि इस चीज़ पे कि किसको आप कितना वेट में ले रहे हो। ओके, तो इसीलिए जितने भी क्वेश्चंस आप करेंगे उन सब में अप्रोच रहेगी हमारी मोल से, ना कि वेट से। ओके, इस बात को हमेशा याद रखिए। तो चलिए मोल से अप्रोच करनी है, तो यहाँ पे मोल से कैसे अप्रोच होगी, देखिए इसके कितने मोल हैं, यहाँ पर 1 मोल है। इसके यहाँ पे कितने मोल बन रहे हैं, 2 मोल्स बन रहे हैं। कैसे पता, देखिए स्टोइचियोमेट्री देख लीजिए, यहाँ इसका 1 मोल लिया तो इसके 2 मोल्स बन रहे हैं। अब देखिए आपका क्वेश्चन हो चुका है। कैसे हो चुका भाई, हमें बताओ। देखिए क्या रहा है, 2.76 ग्राम सिल्वर कार्बोनेट है, हीट किया जा रहा है। तो अब बताइए कितना रेसिड्यू बनेगा। देखिए रेसिड्यू से कहने का मतलब है उसका कितना सिल्वर बनेगा, कितना सिल्वर बनेगा, क्योंकि रेसिड्यू में देखिए ये दो तो गैस है, ये दोनों तो एस्केप कर जाएंगी। तो बचा क्या, ये बचा, तो रेसिड्यू क्या है, रेसिड्यू आपका सिल्वर है। तो इसीलिए वो यही पूछ रहा है इनडायरेक्टली आपसे Ag का अमाउंट पूछ रहे, कितना अमाउंट Ag का बनेगा। तो देखिए कैसे निकालते हैं, 2.76 ग्राम में पूछ रहा है, जब ये हमने 2.76 ग्राम लिया तो ऐसा कीजिए कि सबसे पहले आप Ag2CO3 का मोलर मास निकाल लेते हैं। उसका मोलर मास देखिए कैसे निकलेगा, 2 × 108 प्लस C आपका 12 और ऑक्सीजन आपका 16। इसको जब आप ऐड करोगे तो 276 ग्राम आएगा। और Ag का भी मोलिकुलर मास निकाल लीजिए, देखिए 2 है तो 2 × Ag करोगे यानी 2 × 108 करोगे तो उसका मास आ जाएगा 216। चलिए मैं बता देता हूँ, देखिए 276 ग्राम Ag2CO3 यानी जो कि 1 मोल है। ओके, इससे आपका बना 2 × 108 ग्राम Ag,
जो कि अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 216 ग्राम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 216 ग्राम हो जाएगा। ये हो गया, मतलब 276 ग्राम अगर मैं Ag2CO3 लूँ तो 216 ग्राम Ag बनेगा। अब देखिए क्वेश्चन में कह रहा है, अच्छा जी ठीक है, 2.76 ग्राम लिया है हमने सिल्वर कार्बोनेट। कितना? 2.76। तो अब देखिए कुछ नहीं है, जब यहाँ 2.76 ग्राम लिया है अपना Ag2CO3 तो सीधी सी बात है ना, जब देखिए इसको 100 से डिवाइड किया है तो इसको भी 100 से डिवाइड कर दो, सिंपल, यानी 2.16 ग्राम Ag आएगा। यही आपका यूनिटरी मेथड है। और अगर आपको ये अब भी नहीं समझ में आया तो देखिए यूनिटरी मेथड कैसे लगाते हैं। देखिए ध्यान से, 276 ग्राम Ag2CO3 आपका देगा 216 ग्राम Ag। 1 ग्राम Ag2CO3 आपका देगा 216/276 ग्राम Ag। अब देखिए 2.76 ग्राम का पूछ रहा था वो, है ना, यही तो पूछ रहा था। तो मैंने क्या करा, देखिए कुछ नहीं किया, 2.76 की मल्टीप्लाई करी तो 0.01 आया और इसकी मल्टीप्लाई करी तो 2.16 आया। तो यही चीज़ तो आप डायरेक्ट भी सोच सकते थे। देखिए कैसे, 276 जब 216 है तो 2.76 में कितना होगा। देखिए यहाँ से आते समय डिवाइडेड बाय 100 किया तो ये जस्ट यहाँ पर भी वही कर दो, डिवाइडेड बाय 100, तो आपका आंसर ये क्या हो जाएगा? 2.16। ये देखिए और फास्ट हो जाएगी आपकी कैलकुलेशन। जरूरी नहीं कि आप 1 का निकालिए फिर उसको कीजिए, आप सोच लीजिए ना कि आपको क्या चाहिए, उसी हिसाब से आप क्वेश्चन कर सकते हैं। यहाँ मुझे चाहिए था कुछ नहीं, मुझे बस पॉइंट लाना था, मैंने 100 से डिवाइड कर दिया। 100 से ही क्यों भाई, 2 डिजिट के बाद चाहिए था इसलिए 100 से किया। अगर 1 डिजिट के बाद चाहिए था पॉइंट, 10 से डिवाइड करता। सिंपल, बिल्कुल सिंपल। इसी बेस पे आप तुरंत जस्ट वैल्यू को देख के ही समझ जाएंगे कि आंसर क्या आएगा और किसके अप्रोक्स आएगा। एग्जैक्ट आंसर भी आप निकाल देंगे। तो देखिए इसका एग्जैक्ट आंसर 2.16 ग्राम हो गया। आई होप आपको मेरी ये बात समझ में आई होगी और ये क्वेश्चन आपको अच्छा लगा होगा। तो चलिए मूव करते हैं अपने नए क्वेश्चंस पे। तो आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जब तक। आ गया है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 जनरली आपने देखी होंगी, इस तरह की रिएक्शंस आपने 10th क्लास में भी पढ़ी हैं। और ये रिएक्शंस आपकी कौन सी हैं? ये रिएक्शंस आपकी डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। ओके, तो देखिए इनमें डिकम्पोजिशन रिएक्शन है और यहाँ पे आपसे कहा है कि 1 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट और सोडियम कार्बोनेट का मिक्सचर है। कई लोगों को यही समझ में नहीं आता है कि ये 1 ग्राम मास किसका दिया है। जी ये 1 ग्राम मास आपको जो दिया है मिक्सचर का दिया है, किसी एक का नहीं दिया है, ना ही कैल्शियम कार्बोनेट का दिया है ना ही सोडियम कार्बोनेट का दिया है। ये दोनों को मिक्स कर दिया गया है। अब हमें नहीं पता किसको कितना मिक्स किया है, वही चीज़ हमसे देखिए पूछ रहा है। और वो हमसे ये चीज़ क्यों पूछ रहा है और कैसे पूछ रहा है उसके लिए उसने कुछ डेटा दिया है। देखिए क्या डेटा दिया है, कहता है कि जब हम इस मिक्सचर को हीट करते हैं बहुत स्ट्रांगली तो वो कुछ रेसिड्यू छोड़ देता है और उस रेसिड्यू का जब हम वेट कर लेते हैं तो हमें वेट आता है 0.66 ग्राम। ठीक, फिर वो पूछता है कि अब बता दो भाई हमें कि कैल्शियम कार्बोनेट का मास कितना था, उस मिक्सचर में कितना परसेंटेज था। तो क्या अब हम बता सकते हैं? बिल्कुल बता सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें क्या चाहिए होगा? उसके लिए सबसे पहले हमें रिएक्शंस का आना हो जरूरी है और उसके लिए हमें निकालना भी पड़ेगा कि उसके कितने मोल्स आए, कितना उसका ग्राम आया। तो देखिए क्वेश्चन को देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कह रहा हूँ। तो देखिए कैल्शियम कार्बोनेट ये है मिक्सचर में, ठीक, और आपका सोडियम कार्बोनेट ये है मिक्सचर में, ठीक। दोनों को हीट किया जा रहा है, मतलब मिक्सचर में है तो भाई दोनों ही हीट होंगे ना। ऐसा थोड़ा ना भाई तू गर्म हो मैं नहीं होऊंगा, है ना, ऐसा तो नहीं है। लेकिन हाँ रिएक्शन कौन देगा, डिकम्पोजिशन कौन करेगा, ये डिपेंड करता है। देखिए कैल्शियम कार्बोनेट तो डिकम्पोज हो जाता है, यानी टूट जाता है, स्प्लिट हो जाता है 2 मॉलिक्यूल्स में। किसमें? एक कैल्शियम ऑक्साइड में और एक CO2 गैस में। तो CO2 तो जो गैस है ये हवा में उड़ जाती है, CO2 गैस तो निकल गई। हाँ कैल्शियम ऑक्साइड जो है वो सॉलिड फॉर्म में बनता है।
तो जो कैल्शियम कार्बोनेट जो था, सॉलिड जो था, वो पूरा टूट चुका है और कैल्शियम ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया है। और क्योंकि CO2 गैस है तो वो एस्केप कर जाती है। ठीक, अब सोडियम कार्बोनेट का क्या होगा भाई? सोडियम कार्बोनेट को हीट तो किया लेकिन कोई रिएक्शन नहीं हुई, ये डिकम्पोज नहीं होगा, यानी ईजिली ब्रेक नहीं होता है, इसीलिए ये जैसा है वैसे का वैसा पड़ा रहेगा। इतनी बात हमें समझ में आ गई। तो अब देखिए क्वेश्चन को करेंगे कैसे, अप्रोच कैसे लगाएंगे, देखिए ध्यान से। अब देखिए 1 ग्राम कह रहा है कैल्शियम कार्बोनेट है, कितना? 1 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट और सोडियम कार्बोनेट का मिक्सचर है। ठीक, तो अगर मैं ये आपसे कहूं कि x ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट था और उसमें सोडियम कार्बोनेट फिर कितना रह जाएगा? 1 माइनस x ग्राम। सिंपल है, देखो x ग्राम अगर कैल्शियम कार्बोनेट है तो दूसरा वाला कितना रह जाएगा? 1 माइनस एक्स ग्राम, क्योंकि दोनों का वेट तो ऐड करके 1 ग्राम आना है। देखो अब भी ऐड करो, x प्लस 1 माइनस एक्स 1 आएगा। ठीक, तो ये चीज़ हम कह सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपने कहाँ पढ़ी है? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। पर मैं यहाँ 2 वेरिएबल नहीं चाहता हूँ, इसीलिए मैंने इस इक्वेशन को 1 वेरिएबल की फॉर्म में ही लिख दिया है। ठीक है, ये इतनी बात समझ में आ गई। तो देखिए यहाँ से आपको एक चीज़ समझ में आ रही होगी कि 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट कितना मोल देगा? कैल्शियम ऑक्साइड का 1 मोल कितना देगा? 1 मोल। ओके, तो मतलब हमें ग्राम से कोई लेन देन ही नहीं है अब। ठीक है, रिएक्शन यहाँ हो रही है, रिएक्शन जहाँ हो रही है वहाँ पे मोल से सोचिए, बिल्कुल एग्जैक्ट मोल से सोचिए। तो अब देखिए कैल्शियम कार्बोनेट वाली रिएक्शन मैं आपके लिए यहाँ लिख देता हूँ ताकि आपको और अच्छा समझ में आए। ये तो गैस है, चली गई। ठीक, ये x ग्राम था। ठीक है, तो अब मुझे ग्राम से तो कोई मतलब ही नहीं, मुझे मतलब है मोल से। तो मोल बनाइए कैल्शियम कार्बोनेट का, बनाइए मोल बनाइए। तो इसको डिवाइड कीजिए, कैल्शियम आता है आपका 40, कार्बन आपका 12, 40 प्लस 12 52 और 48, 52 प्लस 48 आपका आएगा 100 ग्राम। तो देखिए ये आ गया इसके मोल, क्या आ गए? इसके मोल्स आ गए। तो यानी x/100 कैल्शियम कार्बोनेट के मोल हो गए। तो कैल्शियम ऑक्साइड के कितने मोल बने जी? 1 मोल इसके हैं तो 1 मोल इसके बन रहे हैं। तो x/100 मोल इसके हैं तो इसके कितने मोल बनेंगे? x/100 मोल बनेंगे। ओ ये बात ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल सही कहा, x/100 मोल बनेंगे। तो इसका मास कितना होगा? बिल्कुल निकाल लेंगे। जब खुद आप सोचिए 1 मोल कैल्शियम ऑक्साइड का मास कितना होता? 40 प्लस 16 56 ग्राम होता। अब मुझसे पूछ रहा है x/100 का बता दीजिए। तो कौन सी इसमें रॉकेट साइंस है दोस्तों? आपका सिंपल वही चीज़ तो है, यूनिटरी मेथड। कितना हो गया? 56/100 इंटू x। ये हो गया आपका मास किसका? कैल्शियम ऑक्साइड का। जो रिएक्शन जब हो चुकी तो कैल्शियम ऑक्साइड जो मास आया वो कितना आया? कितना आया? देखो दोस्तों, वो कह रहा है 56/100 ग्राम आया। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या कहा गया है? देखिए क्वेश्चन में कहा गया है कि जो रेसिड्यू बच रहा है, जो रेसिड्यू बच रहा है उसका मास आया है 0.66 ग्राम। अब बच्चे कहेंगे हाँ जी बिल्कुल ठीक है सर जी, अब तो हो जाएगा। ये जो आया है मास यही रेसिड्यू मास है, इसको रख दीजिए 0.66 ग्राम के बराबर, आपका x निकल जाएगा। जी बिल्कुल नहीं, यही गलतियां बच्चे कर देते हैं और उनका सवाल गलत हो जाता है। एक बात आप सोचिए, रेसिड्यू का वेट कहा है ना उसने ये तो नहीं कहा कि कैल्शियम ऑक्साइड या कैल्शियम कार्बोनेट से हीट करने के बाद जो रेसिड्यू आ रहा है, उसने ये नहीं कहा। यहाँ मिक्सचर है, मिक्सचर में देखिए रेसिड्यू में दो चीज़ें हैं रेसिड्यू में, एक आपका कैल्शियम ऑक्साइड है और एक आपका सोडियम कार्बोनेट है। तो आपका जो रेसिड्यू है अगर आप ध्यान से देखें तो दो चीज़ें हैं, रेसिड्यू में आपका कैल्शियम ऑक्साइड है और सोडियम कार्बोनेट है। तो कैल्शियम ऑक्साइड का जो मास आपने निकाला वो आपने निकाला 56x/100 ग्राम, और सोडियम कार्बोनेट का मास जी हमें नहीं पता, 1 - x ग्राम।
वो तो हीट होके कुछ हुआ ही नहीं, तो 1 माइनस एक्स था, तो 1 माइनस एक्स अब भी है 1 माइनस एक्स ग्राम। हाँ, लेकिन इस रेसिड्यू का जो एक्सपेरिमेंट से जो वेट आया वो 0.66 ग्राम आया। देखिए, अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका एक्स निकल के आ जाएगा तुरंत। देखिए कैसे निकल के आएगा, ये आपका 0.56 हो गया और ये आपका माइनस एक्स हो गया। ठीक है, अगर आप इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो माइनस 0.42x और इधर देखेंगे तो माइनस 0.33 ये हो जाएगा आपका, और माइनस माइनस कट जाएगा तो आपका x 3/4 यानी 0.75 ग्राम आ जाएगा। देखिए ये तो वेट आया है ना। देखिए x आ गया आपका 0.75 ग्राम। अब x क्या है, x देखिए क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट। क्या है x, कैल्शियम कार्बोनेट है। यानी अगर कैल्शियम कार्बोनेट दोस्तों 0.75 ग्राम है तो सोडियम कार्बोनेट कितना होगा, 1 माइनस एक्स यानी 0.25 ग्राम ओरिजिनल मिक्सचर में। तो अगर इसका परसेंटेज निकाले, परसेंटेज कैसे निकालते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट का मास अपॉन टोटल मास मिक्सचर का 1 ग्राम इंटू 100, तो आपका परसेंटेज क्या आया 75। किसका, कैल्शियम कार्बोनेट का। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया दोस्तों, 75। देखिए आपको क्वेश्चन को देखने में लग रहा होगा कि क्वेश्चन लंबा है, बट क्वेश्चन में अप्रोच को ध्यान दीजिए। क्वेश्चन में जो वर्ड्स कह रहा है उन पे ज़्यादा जोर दीजिए। यहाँ बच्चे जो गलती करेंगे, देखिए 2-3 गलतियाँ जो बच्चे करते हैं जनरली, मैं बता देता हूँ आपको। पहली गलती तो वो ग्राम से सोचेंगे, पहली गलती जो कि आजकल बच्चे नहीं करते हैं क्योंकि पढ़ रहे हैं, धीरे धीरे अपग्रेड हो रहे हैं। दूसरी गलती जो सबसे ज़्यादा कॉमनली बच्चा यूज़ करेगा या करता है वो ये कि रेसिड्यू के टाइम पर वो इस मास को रख देता है इसके बराबर। कहने का मतलब ये चीज़ वो ऐड नहीं करता है, सोडियम कार्बोनेट पर ध्यान नहीं देता है। दूसरी गलती ये होती है। बाकी इसमें कोई ऐसी खास बात नहीं थी, बस आपको वर्डिंग पे ध्यान देना है। वर्डिंग पे अगर आप वर्डिंग पे थोड़ा ध्यान देंगे तो आपको क्वेश्चन का लॉजिक और उसमें क्या वो छिपाना चाह रहा है, क्या वो कह रहा है, वो आप समझ जाएंगे। चलिए अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उससे पहले आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं आ गया हूँ आपके सामने क्वेश्चन नंबर 6 को लेके। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में आपको देख के ही समझ में आ रहा होगा ये एक तरह की कंबशन रिएक्शन है। हाँ, लेकिन इस क्वेश्चन को किस तरह से फ्रेम किया है ये आपको समझने की ज़रूरत है। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है 6 ग्राम कार्बन यानी चारकोल जनरली, ठीक है, रिएक्ट कर रहा है कम्प्लीटली। देखिए वर्ड पे ध्यान दीजिए, मैंने आपसे कहा था वर्डिंग पे ध्यान दीजिए। कम्प्लीटली मतलब कार्बन रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन से, उसके बाद कार्बन नहीं बचेगा, कहने का मतलब ये है। ठीक, 12 ग्राम ऑक्सीजन के साथ, मतलब ऑक्सीजन के साथ कम्प्लीटली रिएक्ट कर रहा है, मतलब ऑक्सीजन भी बाद में नहीं बचेगा, कहने का मतलब। ठीक, प्रोड्यूस कर रहा है मिक्सचर। मिक्सचर किसका, 2 गैसों का, कार्बन मोनोऑक्साइड जिसको हम CO कहते हैं और दूसरा CO2 जिसको हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस कहते हैं। इनका मिक्सचर प्रोड्यूस कर रहा है। अब आप ऐसे तो कह नहीं सकते भाई हमने कार्बन को बर्न किया एयर के साथ तो भाई सिर्फ CO2 बना, ऐसा नहीं कह सकते, डिपेंड करता है। तो दोनों मिक्सचर देता है वो, CO गैस और CO2 गैस का। अब वो यही पूछ रहा है कितना परसेंटेज कार्बन मोनोऑक्साइड वो दे रहा है गैसियस मिक्सचर में। ठीक है, तो अब देखिए क्वेश्चन को मैं यहाँ पे रिएक्शन लिख के आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए आपका कार्बन है, ठीक है, आपका कुछ कार्बन, अब देखिए सारा कार्बन तो कन्वर्ट नहीं हो जाएगा ना CO2 में, ना सारा कार्बन कार्बन मोनोऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। मान लेते कुछ कार्बन अपना CO2 में जा रहा है और कुछ कार्बन अपना CO गैस फॉर्मेशन में जा रहा है। तो देखते हैं, अगर देखिए हमारा कोई CO गैस में फॉर्मेशन हो रहा है तो इस तरह से होगा, अपना कार्बन जब CO गैस में जा रहा है तो ये रिएक्शन बनेगी कंबशन की, C + ½ O2 gives CO। ठीक, अब जो कार्बन है, कुछ कार्बन बचा हुआ कार्बन कह सकते हो, वो किस में जा रहा होगा, CO2 में, तो उसकी केमिकल रिएक्शन क्या बनेगी, ये बनेगी। अब हमें यही पता कर ले अगर हम कि कितना कितना जा रहा है तो भी हमारा काम हो जाएगा। तो देखिए सबसे बढ़िया क्वेश्चन इसमें देखिए क्या है, वो कह रहा है 6 ग्राम कार्बन है। कितना, 6 ग्राम कार्बन, ध्यान से सुनिए, 6 ग्राम कार्बन, और रिएक्ट कर जा रहा है कम्प्लीटली, पूरा कम्प्लीटली रिएक्ट कर गया। ठीक है, तो
मान लेते हैं x ग्राम कार्बन जो है वो CO बना रहा है। कितना? x ग्राम कार्बन जो है वो CO बना रहा है। तो कितना कार्बन अब बच गया? 6 - x ग्राम कार्बन बच गया। वो क्या बना रहा होगा? CO2 बना रहा होगा। लेकिन मैंने आपसे कहा है कि जब भी हम इस तरह के सवाल करते हैं तो मोल से सोचते हैं, ग्राम ग्राम से हमें लेन देन नहीं है। तो अब क्या करें भाई? मोल बना लो जल्दी से, टेंशन मत लो, मोल बनाओ जल्दी से। तो ठीक है, तो सबसे पहले इनके बना लेते हैं हम मोल। क्या बना लेते हैं दोस्तों? मोल। ठीक है जी, बना लीजिए, मोल बना लीजिए पहले आप। तो चलिए मोल बनाते हैं। इसके मोल बनाइए, देखिए क्या हो जाएगा। इसके मोल हो जाएगा x/12 मोल। ठीक दोस्तों, बिल्कुल सही। अब जब इसके 1 मोल थे तो इसके हाफ मोल रिक्वायर होते हैं CO गैस बनाने के लिए। अब इसके x/12 मोल हैं तो इसके कितने मोल रिक्वायर होंगे? x/12 का हाफ यानी x/24 मोल। बात समझ में आई? ठीक इसी तरीके से इसके मोल बना लीजिए। इसके मोल बने 6 - x/12 मोल। इसके 1 मोल के लिए 1 मोल O2 चाहिए, तो इतने मोल के लिए इतने ही मोल O2 तो चाहिए, यानी 6 - x/12 मोल ऑक्सीजन के चाहिए। इसके x/24 मोल इसके चाहिए। अब इसने एक बात और बहुत इंपॉर्टेंट कही है, देखिए 12 ग्राम। क्या बोला इसने? 12 ग्राम ही ऑक्सीजन है। ओ, ये तो बड़ी कमाल की बात बोली, 12 ग्राम ही ऑक्सीजन है। ठीक है, तो 12 ग्राम ऑक्सीजन है। और देखिए इसके 1 मोल थे तो ये 1 मोल बनता, x/12 मोल है तो कितने मोल बनेगा? ये x/12 मोल बनेगा। ठीक, इसी तरह 6 - x/12 मोल है, यानी 1 मोल थे तो 1 मोल बनता। 6 - x/12 मोल है तो कितने बनेगा? 6 - x/12 मोल CO2 बनेगा। कुल मिला के मेरे को x पता चल जाए तो मुझे पता चल जाएगा कि कितनी मोल CO बन रहा है, कितने मोल CO2 बन रहा है। फिर उस हिसाब से मास भी निकल जाएगा, परसेंटेज भी निकल जाएगा। तो चलिए x को देखिए कैसे निकलेगा। x निकलेगा आपके इस दूसरे डेटा से जो 12 ग्राम O2 कह रहा है। अब देखिए कैसे निकलेगा। ये आपका x/24 मोल ऑक्सीजन का आ गया। अब आपका O2 का 6 - x/12 मोल आ गया। ठीक है, तो अब एक बात सोचिए, टोटल मोल्स कितने आ गए ऑक्सीजन के? ऑक्सीजन के अगर आप टोटल मोल्स की बात करें, ये आपके टोटल मोल्स आ गए ऑक्सीजन के। निकालिए कितना आएगा, जल्दी से ऐड कर दीजिए। देखिए तो अगर आप इसको ऐड करेंगे तो ये आपके टोटल मोल्स आ जाएंगे। ठीक, ये टोटल मोल्स आ गए ऑक्सीजन के। अब लेकिन हमें ऑक्सीजन के मोल्स का हमें क्या करना है जी? कुछ नहीं करना है। ये 12 ग्राम क्या दिया है? ऑक्सीजन का दिया है, मास दिया है ना, उसको मोल में कन्वर्ट कर लो, क्या दिक्कत है? तो 12 ग्राम ऑक्सीजन दिया था ना, तो उसको मोल में कन्वर्ट करो 32। तो देखिए यहाँ से आपका x का वैल्यू आ जाने वाला है बहुत ही आराम से। देखिए 8 से ये भी जाएगा, 8 से ये भी जाएगा, 3 8 जा 24, 4 8 जा 32, और 12 को फिर काट दें तो 3। तो अगर आप देखें तो ये हो जाएगा 9 = 12 - x, x इक्वल आ जाएगा आपका 3, x आपका आ जाएगा 3। तो जब आपका x 3 आ जाएगा तो कहने का मतलब ये है कि CO को अगर देखें तो वो आ जाएगा 1/4 मोल। कितना? 1/4 मोल। और CO2 को देखें तो CO2 को देखें तो 6 में से 3 गए 3, और 3/12 किया तो ये भी क्या आ जाएगा? 1/4 मोल, है ना। लेकिन मास परसेंटेज कह रहा है, देखिए मास परसेंटेज क्या कह रहा है? मास परसेंटेज। तो अगर आप देखिए पहले दोनों का मास निकाल लीजिए। कार्बन मोनोऑक्साइड का भी 1/4 मोल बना, उसका मास क्या आया? 28 मास आया। ठीक, और इधर जो 1/4 मोल बना ये किसका बना? ये बना 44 का। यहाँ से मास 11 ग्राम आया, ये CO2 का आया। इसका जो देखा आपने 7 ग्राम आया CO। तो 7 ग्राम CO बना, 11 ग्राम CO2 बना, तो टोटल मिक्सचर कितना बना? 18 ग्राम। कितना बना? 18 ग्राम। और उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड कितना बना? 7 ग्राम। तो परसेंटेज निकालने का सबसे आसान तरीका होता है कितना ग्राम आपका
कार्बन मोनोऑक्साइड बना है, प्लस अपॉन मिक्सचर, मिक्सचर कितने का बना है 18 ग्राम का, 7 + 11 18 ग्राम का इंटू 100। जब ये डेटा आप निकालेंगे तो अप्रोक्सीमेटली अगर देखें 6/18 कह सकते हैं इसको, यानी 1/3, और 3 अगर डिवाइड करें 100 को डिवाइड करें 3 से तो 33 पॉइंट कुछ आएगा। बट यहाँ देखिए 33 के पास आंसर आपका दिख रहा है 39, तो जो आपका यहाँ आंसर आएगा वो 39 आएगा। इसी तरीके से आपकी कैलकुलेशन स्पीड भी इंक्रीज हो जाएगी और आपको पूरी कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सिर्फ आपका लॉजिक चेक करता है, आपका उसका ये लॉजिक ही नहीं है कि आप पूरी कैलकुलेशन करें एग्जैक्ट आंसर निकालें, उसका कोई मोटो नहीं होता। उसका मोटो सिर्फ इतना होता है कि आप क्वेश्चन को किस नज़रिए से देख रहे हैं और आप उसको कितनी तेज़ी से कर रहे हैं। ये था इस क्वेश्चन में। अब कई लोग कहेंगे क्वेश्चन लंबा है। जी क्वेश्चन लंबा नहीं है, मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए आपको क्वेश्चन लंबा लग रहा है। जब आप मोल्स को धीरे धीरे सीखते चले जाएंगे तब आपको ये समझ में आने लगेगा। अब आ गए हम अपने क्वेश्चन नंबर 7 पर, जो कि जनरली एक एम्पेरिकल फॉर्मूला के ऊपर बेस क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन की भी एक नई अप्रोच है। जनरली अप्रोच कुछ भी हो, आपको जो चीज़ें हैं मोल को कभी ग्राम से कभी मॉलिक्यूल से, इन्हीं सब से रिलेशन करके खेलते रहना है और यूनिटरी मेथड को हमेशा अप्लाई करते रहना है दोस्तों। उस मेथड को मत भूलिए, यूनिटरी मेथड आपके लिए सबसे बढ़िया हथियार है किसी भी सवाल को करने के लिए मोल की। तो चलिए देखिए, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसका मोलर मास दिया है, कहता है 108 ग्राम पर मोल, यानी 1 मोल का जो मास है वो 108 ग्राम आ रहा है। ठीक है, उसके अंदर कह रहा है 3 तरह के एटम प्रेजेंट है, खाली कार्बन के, हाइड्रोजन के और नाइट्रोजन के, पर वो ये नहीं बता रहा कि कितने कार्बन के, कितने हाइड्रोजन के और कितने नाइट्रोजन के। कोई बात नहीं, हम देखते हैं कि आप निकाल पाते हैं कि नहीं। तो वो कहता है प्रेजेंट है इन रेशियो में 9:1:3.5 रेशियो में, और कह रहा है ये रेशियो जो दिया है ये वेट से दिया। देखिए दोस्तों, फिर से मैंने आपसे कहा कि वर्डिंग पर ध्यान दीजिए। ये रेशियो क्या है, किससे दिया गया है, रेशियो दिया है वेट से। ठीक, और फिर पूछ रहा है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बता दीजिए हमें। तो देखिए वेट से दिया है ना, तो सबसे पहले रेशियो जो दिया है उसी से शुरू करते हैं अपनी कहानी। तो चलिए, इस क्वेश्चन में सबसे पहले वेट दिया है और देखिए सबसे पहले कह रहा है कार्बन प्रेजेंट है, हाइड्रोजन प्रेजेंट है, नाइट्रोजन प्रेजेंट है, और उनका रेशियो दिया है 9 दिया है, 1 दिया है, 3.5 दिया है। ठीक, ये दिया हुआ है। तो बताइए अब मैं क्या करूं। ये कह रहा है कि इस तरीके से रेशियो दिया है। ठीक है, अब भाई यही रेशियो दिया है, अब आपको समझ में नहीं आता कि हम किसके कितने ग्राम ले, कोई बात नहीं, ये रेशियो दिया है ना, इसके इतने ही ग्राम ले लो। क्या कहा मैंने, इसके इतने ही ग्राम ले लो। मतलब मान लो 9 ग्राम ये दिया है, 1 ग्राम ये दिया है, 3.5 ग्राम ये दिया है। नहीं समझ में आ रहा हम कौन सा मास लें, यही मास ले लो, क्या दिक्कत हो गई, रेशियो तो सेम है ना, रेशियो मेंटेन रहना चाहिए। ठीक है, अब ये हो गया, मतलब ये दिया है हमें, इस रेशियो से हमें ये समझ में आ गया। अब देखिए मोलिकुलर फॉर्मूले की बात कर रहा है। मोलिकुलर फॉर्मूले तक आते आते जो रेशियो हमें चाहिए, मोलिकुलर फॉर्मूले में जो रेशियो हमें होता है वो मोल्स का रेशियो चाहिए होता है। तो देखिए सबसे पहले ये ग्राम वेट आ गए, मोल बना लेते हैं, मोल बन गए तो मोल का रेशियो भी आ जाएगा, क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। देखिए मोल बनाते चलिए, 9 ग्राम कार्बन है, मोल बनाइए इसके 12 से डिवाइड कर दीजिए। 1 ग्राम हाइड्रोजन, इसके मोल बनाइए 1 ग्राम से डिवाइड कर दीजिए। नाइट्रोजन के 3.5 ग्राम में मोल बनाइए। तो नाइट्रोजन के अगर हम मोल बनाए तो देखिए कैसे बन जाएगा, नाइट्रोजन के मोल्स बन जाएंगे आपके 25 डिवाइडेड बाय 14 ग्राम। तो देखिए 3/4 मोल इसके बन गए, 1 मोल इसके बन गए, और नाइट्रोजन के कितने बन जाएंगे, यहाँ रेशियो आपका 3.5/14 होना चाहिए। ओके, 3.5/14। तो इसको अगर आप डिवाइड करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, 2 7 जा 14 और 0.57 जा 35, तो ये आपका 1/4 आ जाएगा। जब ये पॉइंट हटेगा नीचे तो 20 को डिवाइड करोगे 5 से तो 1/4 आ जाएगा। तो रेशियो अगर आप देखेंगे तो रेशियो आपका हो जाएगा 3:4:1। ठीक, इसका मतलब ये आपका मोल रेशियो आ गया। ठीक है, अब अगर देखें तो इसमें ऐसा कोई फॉर्मूला ही नहीं है, कार्बन 3 हो और हाइड्रोजन 4 हो, नाइट्रोजन 1 हो, ऐसा कोई फॉर्मूला है इसमें, नहीं है। लेकिन अगर आप देखें इसको डबल कर दें,
इसको डबल कर दें 682 और फिर इससे रिलेटेड फॉर्मूला देखें C6H8N2, तो आप देखेंगे फॉर्मूला है पड़ा और यही आपका आंसर है। अब देखिए इसको चेक करने का, रीचेक करने का एक तरीका और कैसे, देखिए ये इसका आया था, अब हमें नहीं पता कि ये हमने डबल क्यों किया। चलिए मान लीजिए ऑप्शन नहीं दिया, तो आपको कैसे पता चलेगा डबल करना है? जी आपको इस डेटा से पता चलेगा कि आपको आंसर डबल करना है। कैसे पता चला मेरे को, देखिए रेशियो आया है 3:4:1, कहने का मतलब है जो मेरा एम्पेरिकल फॉर्मूला है, एम्पेरिकल फॉर्मूला जो इस मॉलिक्यूल का बना है वो क्या बना है, C3H4 नाइट्रोजन 1, और इसका मास में अगर निकालूं तो इसका मास देखो क्या आएगा, 3 × 12 36 + 4 40 प्लस नाइट्रोजन 14, यानी 40 + 4 54, यानी 54 ग्राम आएगा। और देखिए जो मोलर मास दिया है, देखिए मोलर मास क्या दिया है 108 ग्राम, और एम्पेरिकल फॉर्मूला से जो एम्पेरिकल मास आ रहा था 54 ग्राम। तो जो यहाँ मुझे पता चला कि डबल करना है, वो कैसे पता चला, देखिए क्या करा मैंने, जो मोलर मास था उसको डिवाइड करके देख लिया, किससे, एम्पेरिकल मास से। यहीं से मेरे को पता चला कि n की क्या वैल्यू होगी, मतलब कितना करना है, कितना टाइम्स करना है, यानी डबल करना है। देखो ना आप यहाँ से देखो, इसका डबल ही तो है ये, तो यहीं से मेरे को पता चला कि जो मेरा मोल रेशियो आया है उसको डबल कर दो। उसको डबल करते ही एग्जैक्टली पता चल जाएगा कितना कार्बन है, कितना हाइड्रोजन है, कितना नाइट्रोजन है उस मॉलिक्यूल में। तो देखो आ गया C6H8N2, यही आपका फाइनल आंसर है। तो इस तरीके से आप एम्पेरिकल फॉर्मूला के सवाल कर सकते हैं और मॉलिक्यूलर मास तो इस तरह से सोचा जा सकता है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आ गए हैं। इस क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे तो एक रिएक्शन है, जनरली बेरियम क्लोराइड मिक्स कर रहे हैं सोडियम फॉस्फेट से, तो आपको मिल रहा है बेरियम फॉस्फेट, ठीक है। अब वो यही पूछ रहा है जो आपको बेरियम फॉस्फेट मिला वो कितने मोल्स मिलेगा, मैक्सिमम कितने मोल्स मिलेगा। तो देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन है ये लिमिटिंग रिएजेंट का है। लिमिटिंग रिएजेंट बहुत अच्छे से मैं आपको समझाऊंगा अगली वीडियो में, ओके। लेकिन इस वीडियो में भी आपको मैं जस्ट हल्का सा इंट्रो देता हूँ और फिर उसके बाद आप सोचिएगा कि आप लिमिटिंग रिएजेंट को किस तरीके से सोचते हैं। तो चलिए देखिए ये क्वेश्चन कैसे करेंगे। पहले दिया है आपको बेरियम क्लोराइड, ठीक, किसके साथ मिक्स हो रहा है, सोडियम फॉस्फेट के साथ, यानी Na3PO4 के साथ। क्या बना रहा है, Ba3PO4 होल ट्वाइस बना रहा है। क्या बना रहा है, Ba3PO4 होल ट्वाइस बना रहा है, प्लस सोडियम क्लोराइड भी बनता है। तो देखिए सबसे पहले इसको आप लोग क्या कीजिए, बैलेंस कर लेते हैं। तो चलिए बैलेंस करते हैं। देखिए फॉस्फेट यहाँ कितने हैं, 2 हैं, तो यहाँ पे भी फॉस्फेट 2 होने चाहिए, ठीक है, हो गया, फॉस्फेट बैलेंस हो गया, PO4 पूरा बैलेंस हो गया। लेकिन उसके चक्कर में Na6 हो गया है, Na6 हो गया है तो यहाँ पे 6 कर देते हैं। अब देखिए बेरियम 3 है, बेरियम यहाँ पर 2 एक ही है, तो बेरियम को 3 कर दीजिए। तो अब देखिए ऑलरेडी ये रिएक्शन बैलेंस हो गई है। और बैलेंसिंग कैसे करते हैं रिएक्शंस को, ये भी मैं आपको सिखाऊंगा आने वाली वीडियोस में, बट अभी के लिए आप समझ लीजिए कि ये रिएक्शन अब मैंने बैलेंस कर दी है। तो देखिए इसमें क्या हुआ, 3 बेरियम 3 बेरियम, 2 फॉस्फेट 2 फॉस्फेट, 6 Na 6 Na, 6 क्लोरीन 6 क्लोरीन। द रिएक्शन इज बैलेंस्ड, रिएक्शन बैलेंस हो गई है। अब वो रिएक्शन में कह रहा है कि 0.5 मोल दिए हैं, देखिए 0.5 मोल्स बेरियम क्लोराइड के दिए हैं। देखिए दोस्तों 0.5 मोल्स बेरियम क्लोराइड के दिए हैं। और कह रहा है सोडियम फॉस्फेट के कितने मोल्स दिए हैं, 0.20 मोल्स दिए हैं। कितने दिए हैं, 0.20 मोल्स दिए हैं, ठीक दोस्तों। अब इन दोनों में सबसे पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है। अब जब लिमिटिंग रिएजेंट आप जान जाएंगे तो आप इजीली इसके मोल्स को निकाल लेंगे। तो देखिए लिमिटिंग रिएजेंट कैसे जानेंगे आप, देखिए लिमिटिंग रिएजेंट जानने के लिए सबसे आसान तरीका जो है, मोल को डिवाइड कर दीजिए स्टोइचियोमेट्री से, जो कि इसकी स्टोइचियोमेट्री क्या है, देखिए 3 है, 0.5/3 करोगे तो ये अप्रोक्सीमेट आपकी जो वैल्यू आएगी, कैलकुलेट कर लीजिए कोई दिक्कत नहीं है, ये आपकी 0.16 के करीब आएगी,
और अगर आप यही चीज़ 0.20 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 0.10 आएगी। तो ये वैल्यू क्या है, लेस है, इसीलिए यही लिमिटिंग रिएजेंट है। यहाँ पर लिमिटिंग रिएजेंट का मतलब क्या है, इसी के मोल डिसाइड करेंगे कि प्रोडक्ट के कितने मोल बनेंगे। लिमिटिंग रिएजेंट ही डिसाइड करेगा कि मोल जो है प्रोडक्ट के वो कितने बनेंगे। ये बात समझ में आ गई। यानी किसके मोल डिसाइड करने वाले हैं, इसके मोल डिसाइड करने वाले हैं कि बेरियम फॉस्फेट के कितने मोल बनेंगे। तो चलिए ये तो समझ में आ गया है। तो लिमिटिंग रिएजेंट हमने यहाँ पता किया, लिमिटिंग रिएजेंट से हमें ये पता चला कि इसके मोल डिसाइड करेंगे कि इसके कितने मोल्स बनेंगे। ठीक, तो चलिए अब शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन को। अब आप खुद देखिए, इसकी स्टोचियोमेट्री है 2। अगर मैं इसके 2 मोल्स लूँ, ध्यान दीजिए, अगर मैं 2 मोल्स लूँ किसके, Na3PO4 के, तो देखिए यहाँ पर स्टोचियोमेट्री 1 है जनरली, और ये एक ही मोलिक्यूल बन रहा है जब यहाँ पे 2 है, तो यानी इसका 1 मोल बन रहा है, 1 मोल Ba3PO4 होल ट्वाइस बन रहा है। तो अब देखिए मेरे से कह रहा है कि आपको 2 मोल्स नहीं दिया, आपको 0.2 मोल्स दिए। देखिए ध्यान से, आपको पूछ रहा है कि 0.2 मोल्स में ये कितना बनेगा। अरे सिंपल सी बात है। देखिए यहाँ क्या किया है, 2 को 10 से एक तरह से डिवाइड किया है, तो यहाँ भी आप 1 को क्या कीजिए, 10 से डिवाइड कर दीजिए। तो आपका जो आंसर आ जाएगा क्या आ जाएगा, 0.1 मोल। तो आपको जो प्रोडक्ट बनेगा यानी Ba3PO4 का होल ट्वाइस, वो कितना बनेगा, 0.1 मोल। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 0.1 मोल। अगर नहीं तो आप इसको यूनिट मेथड से पूरा सॉल्व करना चाहो तो पूरा सॉल्व करो। देखो 2 मोल Na3PO4 आपको देगा 1 मोल Ba3PO4 का होल ट्वाइस। फिर आप इसमें 1 मोल में निकालिए चाहे तो 1/2 आएगा, ठीक है। और इसी तरह फिर आप 0.2 मोल में निकालिए। क्यों 0.2 मोल में निकालें, क्योंकि उसने दिया है 0.2 मोल है। तो 0.2 मोल में निकालेंगे तो 1/2 इंटू 0.2 यानी कट के 0.1, तो आपका आंसर जब भी 0.1 आएगा। तो इतनी लंबी कैलकुलेशंस करने की क्या ज़रूरत है, अगर आप वही चीज़ अपने दिमाग में सोच सकते हो। देखो मैंने 2 को डिवाइड कर दिया 10 से 0.2, ठीक, 1 को डिवाइड कर दिया 10 से 0.1। तो ये भी एक तरह का यूनिटरी मेथड ही है, बस मैं अप्रोच अलग तरीके से लगा रहा हूँ। आप चाहे तो ऐसे कर सकते हैं या आप चाहे तो ऐसे कर सकते हैं, जैसे आप कंफर्ट हो वैसे कर सकते हैं। तो ये था मेरा आज का लास्ट न्यूमेरिकल जो मैंने आपको कराया। आई होप आप लोगों को मैंने जितने भी न्यूमेरिकल्स कराए वो सब आपको समझ में आ गए होंगे। आपको कुछ समझ में आया होगा कि कैसे डायरेक्शंस में आपको काम करना है, किस तरीके न्यूमेरिकल आपको सॉल्व करने हैं बुक्स से या ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ वगैरह से, या किसी भी कोचिंग सेंटर में आप किस तरीके से अप्रोच करने हैं न्यूमेरिकल्स को। आई होप आपको ये न्यूमेरिकल वीडियो थोड़ी हेल्प कर रही होगी। और अगर कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको फेस होती है तो कमेंट सेक्शन में बताइए, ठीक है दोस्तों। तो देखिए आप लोगों के लिए मैं कोई प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी लाया हूँ, उनको ज़रूर ट्राई कीजिए। और उन क्वेश्चंस का नाम है ट्राई ज़रूर करें, ठीक है। लेकिन उससे पहले इस क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप जब भी सॉल्व करें तो आपको समझ में आ जाए कि क्या दिक्कत आप फेस कर रहे हैं। तो ले लीजिए स्क्रीनशॉट। आपके लिए मैं कुछ नए क्वेश्चंस भी लाया हूँ, जनरली 6 या 5 क्वेश्चंस हैं वो, ठीक है। ट्राई ज़रूर करो क्वेश्चन है वो, उन क्वेश्चनों को आप देख लीजिए। क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, आपको दिख रहे होंगे, ठीक है। इन क्वेश्चंस को जैसे ही आप देखें तो आप देखिए इन क्वेश्चंस को कहीं से भी सॉल्व कर सकते हैं, किसी भी बुक से निकाल कर, कहीं से भी, नेट से भी, बट इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा आपको। कोशिश कीजिए कि आप इन क्वेश्चंस को अपने आप सॉल्व कीजिए, ओके। और फिर मुझे इनके आंसर्स बताइए कमेंट सेक्शन में, ठीक। इससे आपका ही इंटेलिजेंसी और आपके कंसेप्ट और क्लियर होंगे और आपकी यही अप्रोच अच्छी होगी। तो उम्मीद करता हूँ कि आप ईमानदारी से इन न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे और अपने आंसर्स कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए, ताकि आपके जैसे कई और दोस्त जो न्यूमेरिकल्स में परेशान हैं, मोल कंसेप्ट जैसे चैप्टर में परेशान हैं, उनको थोड़ी मदद मिल सके, उनको एक डायरेक्शन मिल सके कि हाँ केमिस्ट्री इतनी भी हार्ड नहीं है, हम कर सकते हैं न्यूमेरिकल्स, न्यूमेरिकल से डरने की ज़रूरत नहीं है।